नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा विश्व स्तर पर पाई जाने वाली चट्टानों पे। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य विश्व स्तर की चट्टानें पढ़ना नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर की चट्टानें पढ़कर हमें भारत के क्रम की पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में जानना है। और भारत के पाए जाने वाले चट्टानों के क्रम को आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब विश्व स्तर में जो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उनको आप अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि विश्व में जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उसी प्रकार की चट्टानें भारत में भी पाई जाती, परंतु हर देश की कुछ अपने उनके खुद के नाम होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चट्टानों का नामकरण होता है। ठीक है, तो हम पहले विश्व को समझते हैं, फिर भारत के क्रम की चट्टानों को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि विश्व स्तर पर 3 प्रकार की चट्टानों का नामकरण दिया जाता है। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान और नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब बात करते हैं आग्नेय चट्टान की, अर्थात आग्नेय से अग्नि से उत्पन्न जो चट्टान होगी वो आग्नेय चट्टान होगी। अर्थात अग्नि अब कहां पर पाई जाएगी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में कि अग्नि कहां पर या आग कहां पर या ऐसे जलता हुआ पदार्थ कहां पर पाया जाएगा जिससे आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वह पदार्थ कहां पर होता है तरल रूप में। अगर हम बात करें कोर जो पृथ्वी का होता है, पृथ्वी 3 तरह की परतों से निर्मित है, ये सबको पता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की परत की बात करते हैं तो पृथ्वी की परत 3 परतों से पृथ्वी हमारी निर्मित है। नंबर 1 पहला क्या होता है क्रस्ट या भूपर्पटी। नेक्स्ट होता है, अगर हम दूसरी परत की बात करें तो मेंटल होती है, तीसरी परत की बात करते हैं तो कोर होती है। अब इनमें विभाजन की अगर बात करेंगे तो जब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम अभी चट्टानों पे हैं, इसलिए चट्टानों के क्रम को समझने के लिए जितनी आवश्यकता है उतने पे ही चलेंगे। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, नॉर्मल वे पे बस समझते हुए चलना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोर की। कोर का अगर देखें तो कोर में कोई भी वस्तु होती है तो वो किस अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहली बात होगी कि तरल अवस्था में कोर में जो भी वस्तुएं पाई जाएंगी वह तरल अवस्था में होंगी। ठीक है, अब तरल अवस्था में है तो यदि ये तरल अवस्था में ये बाहर निकलेंगी तो ये कैसी होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इस तापमान में लोहा भी गलित हो जाता है, लौह अयस्क गलित हो जाता है। ठीक, पहला पॉइंट। अगर हम इसी को थोड़ा सा यहां पर देखें तो आपको पता होगा कोर में निफे पाया जाता है, निकिल और फेरस, और जो फेरस होता है वो लौह अयस्क कहलाता है। अर्थात मतलब ये यहाँ पर द्रव्य अवस्था में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का तापमान इसके गलाने भर के तापमान के बराबर है या उससे अधिक है। ऐसी संभावना कही जाती कि लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होगा, संभावना है। ना किसी ने नापा है अभी तक, ना अभी तक नापने की संभावना बन पाई है, कोर तक कोई नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखने की पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आग्नेय चट्टानों की संरचना किससे होती है, तप्त एवं तरल धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल पदार्थों से होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, इससे जब यह निकलेगा तो ये क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, मैग्मा या लावा, या लावा। ये चीज वर्ड याद रखना है हमें कि जब यह यहां से उद्गारित होता है, यह निकलता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि उद्भेदित करता है, तो जब यह निकलेगा तो ये क्या होगा, मैग्मा या लावा के रूप में निकलता है। अब इसमें भी बात करें हम तो अभी हम ज्वालामुखी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें चट्टानों तक ही सीमित रहना। मैं बार बार कह रहा हूं उतना ही कॉन्सेप्ट, उतनी ही दिमाग लगाइए जितनी आवश्यकता है। अत्यधिक दिमाग कहीं ना कहीं हमें भ्रम उत्पन्न कर देता है। ठीक, तो यहां से क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा भी 2 प्रकार से निकलता है। ठीक, एक तो डायरेक्ट निकलेगा, ये तोड़ के निकलेगा। ठीक,
तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, जो तोड़ के निकलता है मैग्मा, भूपर पट्टी को तोड़ के निकलेगा, ठीक, क्या कहलाता है, वह ज्वालामुखी कहलाता है। ये चीज, इतनी चीजें, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है, हम लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उतना ही करना है, ठीक है। तो जब यह तोड़ के निकलेगा तो ज्वालामुखी कहलाएगा, पहला पॉइंट हो गया। अब जब तोड़ के निकलेगा तो ये क्या होगा, इधर इधर जमाव करेगा, ठीक है, इधर भी जमेगा इधर भी जमेगा, भूपर पट्टी के ही किनारे किनारे पे जमेगा ना। तो इस जमाव से जिस पर्वत का निर्माण होगा वो क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान, ठीक। अब इस आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा तो अब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि यह ठंडे होने पर जम जाते हैं, ठीक है, ठीक। यहां पर लिखा है रवेदार होगा या बिना रवेदार होगा, तो दोनों कंडीशन कब बनेगी, ठीक। तो हमें यह चीज समझना है कि रवेदार चट्टानें कहां बनती हैं और बिना रवे वाली चट्टानें कहां बनती हैं, ठीक। ये समझ में आ गया। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है। अब ज्वालामुखी भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ये चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें समझना बहुत है आज और लिखना बहुत कम है, और लिखना जिन्हें होगा वो मैं लेक्चर देता जा रहा हूं, आप लोग पॉज कर करके इसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हमने कहा कि ज्वालामुखी के द्वारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, मतलब ये शंकु की आकृति से इस तरह से कुछ पर्वत बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगी। अब एक चीज ये याद करिए कि इसमें कोई मीडिएटर है बीच में, कहीं पर भी कोई मीडिएटर है। अगर हम ये कहें कि यह पृथ्वी के द्वारा डायरेक्ट, जो कोर के द्वारा निर्मित चट्टान है, अर्थात पृथ्वी की प्राथमिक प्रक्रिया के द्वारा, पृथ्वी की प्राकृत अपनी रियल सिचुएशन के द्वारा निर्मित, यह पूरा आपका माउंटेन बनेगा, ये आपका रॉक्स बन रही है, ठीक। इस रॉक्स का निर्माण क्या है, नेचुरल कंटेंट ऑफ द कोर, कोर से ही ये नेचुरल कंटेंट से निर्मित हो रही, किससे, आपके लावे से, ठीक। तो ये डायरेक्ट लावे से निर्मित हो रही है, तो ये कैसी चट्टान हो जाएगी, प्राथमिक स्तर की चट्टान कहलाएगी। जो हम ये पढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर की चट्टान है, तो प्राथमिक स्तर की चट्टान क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यह डायरेक्ट लावा से निर्मित हो रही है, इसलिए इसे प्राथमिक स्तर की चट्टान कहेंगे। अब लावा है यहां पर, ठीक। तो जब लावा होगा, और लावा का मैंने आपको बताया था पृथ्वी के आंतरिक कोर का टेम्परेचर कितना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड का ही तापमान के साथ बाहर निकल रहा है ये, और ये यहां पर पूरे में फैलता हुआ चला जा रहा है इस पूरे एरिया में, ठीक। अब जब ये बाहर निकलेगा, ठीक, बाहर निकलेगा तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये जल्दी ठंडा होगा। और जब जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये बिना रवे की तो ये क्या कर देगा, बिना रवे की चट्टान का निर्माण करेगा। मतलब अगर ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित चट्टान होगी तो वह कैसे, किस तरह की चट्टान होगी, बिना रवे के द्वारा यह रवा रहित चट्टान होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि रवा कहां नहीं पाया जाएगा। अब हम अगर थोड़ा सा वोल्केनो की बात करते हैं यहां पर, क्योंकि आग्नेय चट्टान है तो बिना वोल्केनो के काम नहीं चलेगा।
तो वॉल्केनो यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दरारी उद्गार वाला, ठीक है, एक हो गया दरारी उद्गार द्वारा निर्मित ज्वालामुखी, और एक होता है बहिर्गमित ज्वालामुखी। बहिर्गमित का क्या मतलब हो गया कि ये आपकी क्रस्ट है, सपोज ये आपकी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, ठीक। तो इस क्रस्ट से जो ये लावा आ रहा है डायरेक्ट इसको तोड़ने के बाद क्या हो रहा है, फैल जा रहा है इस तरह से, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट, इसी को हम कहते हैं बहिर्गमित, ठीक। बहिर्गमित मतलब डायरेक्ट बाहर जो निकलता है, जो ज्वालामुखी बाहर विस्फोटक रूप में निकलता है वो क्या हो जाता है, बहिर्गमित ज्वालामुखी। और उससे निर्मित जो चट्टानें होंगी वो चट्टानें बिना रवे की होंगी, पहला आंसर। दूसरा दरारी उद्गार, तो दरारी या छिद्री उद्गार से, अब यहां पर इसे हटा दीजिए, ठीक। अब यहां पर एक परत और थी, आपको याद होगा, तो दूसरी परत क्या थी, मेंटल थी आपकी, ठीक। दूसरी परत आपकी मेंटल थी, तो मेंटल से जैसे ये निकलेगा तो ये दरार के माध्यम से धीरे 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 फैलेगा। तो यह कैसा होगा, ये देर से ठंडा होगा, ये देर से ठंडा होगा ना। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, कॉमन वे पे समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे, किसी भी चीज पे ज्यादा फोर्स मत करिए, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल के साथ, ठीक। अगर आपको मैं ये कहूं कि एक डिब्बे में खाना रख दो और एक खुले में खाना रख दो, ठीक। एक बॉक्स होता है ना, हॉट बॉक्स, ठीक, उस बॉक्स में रख दीजिए तो उसमें खाना आपका काफी लंबे समय तक गर्म रहता है, ठीक। तो वो धीरे 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 उसका टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को गिराता है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, आपका छिद्री उद्गार होगा, कि उसका तापमान जो इससे उद्गरित हुआ है, ये जो लावा यहां पर फैला हुआ है लावा, ये क्या होगा, धीरे धीरे होगा ठंडा, काफी समय तक गर्म रहेगा, उसके पश्चात ये ठंडा होना प्रारंभ करेगा, ठीक है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी। और अगर ये पृथ्वी के क्रस्ट पे भी आएगा तो ये ऐसे ऐसे फैलता हुआ चलता है, ठीक। तो ये भी क्या होगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। हर जगह की कंडीशन छिद्री उद्गार द्वारा निर्मित, क्योंकि इससे धीरे धीरे रिश्ता रहता है लावा, ठीक। तो यहां पर जो चट्टानों का निर्माण होगा, मतलब जो छिद्री उद्गार के द्वारा, छिद्री उद्गार को बस ये समझ लीजिए कि छिद्री उद्गार अगर है तो वहां पर रवेदार चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है। और जहां पर भी छिद्री उद्गार के द्वारा निर्मित होता है, मैक्सिमम ये क्या कहते हैं, मेंटल के ऊपरी क्षेत्र में ही, इसी क्षेत्र में इनका निर्माण होता है। तो अब आप लोग ग्रेनाइट को जानते हैं, ठीक। जैसे मैकडी में जो लोग खाने जाते हैं, केएफसी में खाने जाते हैं, या इवन किचन में जो यूज किया जाता है, ठीक, एक स्टोन यूज किया जाता है किचन में, उसे ग्रेनाइट स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट पत्थर, ठीक। अब ग्रेनाइट पत्थर बहुत मजबूत होता है, मतलब इसका अगर क्षरण भी हो तो बहुत लंबे समय के बाद इसका क्षरण होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक। तो ये बहुत मजबूत होगा, ठीक। अब यहां पर अगर इसके द्वारा निर्मित होगा तो ये क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, और जल्दी ठंडा होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, एक गुम्मद के रूप में निर्मित होकर जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, रवा विहीन हो जाएगा, ठीक। तो पहली कंडीशन थी रवा वाली, तो रवा विहीन होगा ये, जो आपका डायरेक्ट विस्फोट के द्वारा ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं चट्टाने,
वह रवा विहीन होते। अब दूसरा प्रश्न आता है कि साहब जब ये रवा विहीन होगा तो ये कमजोर होगा। ठीक, अब ये प्राथमिक चट्टाने क्यों हैं, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि इन्हें प्राथमिक चट्टाने क्यों कहते हैं, आग्नेय चट्टान को। ठीक, इतनी चीज क्लियर है ना आप लोगों को। ठीक, आग्नेय चट्टान। अब इसके बाद पश्चात बात आती है कि इसके बाद की प्रक्रियाएं क्या होंगी। तो दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि अब इतना तापमान अधिक होने के कारण 600 डिग्री टेम्परेचर या तापमान होता है, तो यहां किसी भी प्रकार का अगर जीवाश्म होगा या जीव होगा, जैसे कि हम आप लोग हैं। ठीक, कॉमन से एग्जांपल इसमें भी समझ लेते हैं। ठीक, हम यहां से रास्ते से जा रहे हैं, इस रोड से जा रहे हैं। ठीक, अचानक से इस रोड में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का। ठीक, ये रोड समझ लीजिए। ठीक, इस विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने पे क्या है, यहां का तापमान क्या है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ इसका लावा निकल रहा, और हम लोग यहां से निकल ही रहे, तब तक लावा आ गया। तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, लावे में ही लिक्विड के रूप में अर्थात तरल अवस्था में आ जाएंगे। जब हम तरल अवस्था में आ जाएंगे तो हमारी हड्डी को तो सुरमा बन गया। ठीक, हम लोग तो ये चिकन सूप आप लोग पीते होंगे, मटन सूप पीते हैं, तो हम लोग एक सूप के रूप में परिणित हो गए। क्या हो गए, सूप के रूप में आ जाएंगे। ठीक, ये पूरा क्या हो गया, ये सूप बन गया हम लोगों का, और हमारे ऊपर ही ये पूरी की पूरी चट्टानें पट गई। ठीक, तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से यहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि यहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि ये चट्टानें क्या होती हैं, परतदार नहीं होती हैं। क्यों परतदार नहीं होती हैं, पॉइंट आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि मैं इनके एक एक पॉइंट को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए, तो मुझे आगे इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस पॉइंट को कि चट्टानें कौन सी परतदार हैं, कौन सी परतदार नहीं है, तो वो आप लोगों को समझ में वहां पर बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब परतदार क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसका विस्फोट हुआ तो एक साथ निकलता ही जा रहा है, ये लगातार ये निकल रहा, तो इनमें परतें नहीं होती, क्योंकि गीली अवस्था में होती है तो सब समिड रूप में आ जाती, एक साथ ही पूरा ये गुम्मद के रूप में बन जाता है। तो ये चट्टानें जो आग्नेय चट्टान हैं, ये परतदार नहीं होती हैं। क्लियर है इतनी चीज कि इसमें कहीं किसी को भी सिंगल एक डाउट है, अभी नहीं है ना। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चट्टानें परतदार नहीं होती हैं। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। अब रासायनिक अपक्षय की बात करते हैं। इसका रासायनिक अपक्षय की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन इनमें कम होती है। क्यों, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है कि इसी के आंतरिक रूप में इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें कुछ केमिकल्स होंगे इसी के अंदर इसको तोड़फोड़ करने के लिए। ठीक, तो जब इसके किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट ही नहीं बचा है, किसी भी प्रकार के जीव नहीं है, अवशेष नहीं है, ठीक, तो केमिकल रिएक्शन कहां से होगा, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती, परंतु नेचुरल प्रकृति की प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। रासायनिक अपक्षय नहीं होता है, याद रखिएगा, इनमें रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी जीवाश्म या कोई भी प्रकार के तत्व नहीं होते हैं ऐसे जो यहाँ पर रेडियो एक्टिव का काम करें या फिर इसको तोड़ने का काम करें। ठीक, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि ये स्ट्रॉन्ग बहुत होती है। ठीक, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका हम बात करें यांत्रिकी या भौतिक अपक्षय के कारण इसका विघटन या वियोजन होता है। अब कैसे, हम ये मानते हैं कि इस पूरे रीजन में इसे हम आग्नेय चट्टान मान लेते हैं। ठीक,
आग्नेय चट्टान हो गई। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है कि भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक, वर्ड क्या है, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसमें अपक्षय होता है। अब इसको समझिएगा कि यह पॉइंट कैसे होता है। आप लोग वर्षा जानते हैं सभी लोग, किसी को डाउट नहीं है? वर्षा, अब ये वो वर्षा नहीं है जो आप लोग सोचें, ठीक है? तो थोड़ा सा कंट्रोल है। और ये सूर्य के प्रकाश को आप जानते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, ठंडी और गर्मी को भी आप लोग समझते हैं। इन तीनों पॉइंट को सब लोग जानते हैं, ठीक है। वायु को भी जानते हैं आप, हिमानी को भी जानते हैं, ठीक। तो इन चीजों को आप सब लोग जानते हैं, तो एक एक करके पहले समझते हैं। वर्षा, यहां पर अभी तक क्या था, ये आपका सूर्य है। सूर्य अभी तक चमक रहा था और इस पूरी चट्टान पे अपना प्रकाश दे रहा था, ठीक। ये क्या हो गया, प्रकाश। सूर्य अपना प्रकाश इस चट्टान को दे रहा था। ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ, ठीक है, मौसम में परिवर्तन हुआ। ठीक, मौसम में जब परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, वर्षा का बादल, यहां पर क्या निर्मित हो गया, बादलों का निर्माण हो गया। आज के बाद कभी आप आग्नेय चट्टान को भूलोगे ही नहीं, ठीक। क्या हुआ, बादलों का निर्माण हो गया। तो अब यहां पर क्या हो गया, सूर्य क्या हो जाएगा, जब बादलों का निर्माण होगा तो अब इसी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चला करिए आप लोग, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की नहीं। बादलों का निर्माण हुआ मतलब सूर्य का प्रकाश छिप गया। समाप्त, ये पॉइंट बनेगा इसमें, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा यहां पर। अभी ये चट्टान गर्म है पूरी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो अभी तक पड़ ही रहा था। अचानक से बादल आए हैं, अचानक से सूर्य का प्रकाश छुप गया है, ठीक। तो जब अचानक से सूर्य का प्रकाश छिपेगा तो आप ये सोचिए कि क्या ये तुरंत तो ठंडी हो नहीं जाएगी, ठीक। अभी ये चट्टान क्या होगी, चट्टान जो है हमारी ये गर्म ही रहेगी, ठीक। जब चट्टान गर्म रहेगी तो आप इसके पॉइंट से समझने की कोशिश करिएगा। जब चट्टान गर्म है तो यहीं पर अचानक से बादल का निर्माण हुआ, सूर्य छिपा और वर्षा प्रारंभ हो गई, ठीक। वर्षा प्रारंभ हो गई। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में जो आपके अणु होते हैं वो फैल जाते हैं। फिजिक्स यही कहती है ना आपकी कि जो गर्म होता है टेम्परेचर, अगर आप बॉयल पानी को देखेंगे तो उसके बुलबुले जो होते हैं वो अलग अलग दूर दूर उसके अणु हो जाते हैं। जब लेकिन वही जब फ्रीजर में रख के उसे फ्रीज करके आइस बनाई जाती है तो क्या हो जाते हैं, उसके अणु एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि ठंडियों में हवा का दबाव कम होना चाहिए और गर्मियों में हवा का दबाव, ठंडियों में हवा ज्यादा होनी चाहिए और गर्मियों में हवा कम होनी चाहिए। तो इसीलिए ढीले और टाइट का रेशियो होता है कि हवा यदि गर्मियों में ज्यादा भर देंगे तो क्या होगा, रगड़ से वो फट सकता है, ठीक। और ठंडी में अगर उसमें कम भर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वो सिकुड़ता ही है,
ठीक, तो सिकुड़ने से भी समस्या है। तो गर्मी और या ट्रेन की पटरियों के बीच में आप देखते होंगे तो गैप बना दिया जाता है इस तरह का। रेल की पटरी की अगर देखें आप, उसका भी रीजन यही है कि इनके अणु जब फैलेंगे गर्मी में, तो गर्मी में जब फैलेंगे तो इस पूरे रीजन को अगर आप देखेंगे तो ये पटरी यहां तक आ जाएगी और ये पटरी यहां तक आ जाएगी, तो इनके बीच में गैप बना रहेगा। ठीक है, और ठंडी होगी तो यह धीरे से सिकुड़ जाएंगी, तब भी इनके बीच में थोड़ा सा गैप बना रहेगा। तो जो गैप होता है वो गैप इसीलिए होता है कि गर्मी और ठंडी में, नहीं तो अगर इनको एक साथ बना दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, यहां पर ये पूरी पटरियां तिरछी हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अणुओं का। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में इस अणु के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी में अणु फैलते हैं और ठंडी में सिकुड़ते हैं। तो अब चट्टानों के अणु क्या है यहां पर, अगर हम चट्टानों के अणु की बात करें, फैले हुए अणु हैं यहां पर अभी, तो चट्टानों के अणु फैले हैं। वर्षा हुई तो वर्षा होने में क्या हुआ, अचानक से इन अणुओं को क्या हो गया, सिकुड़ना पड़ा क्योंकि टेम्परेचर गिर गया। ठीक, तात्कालिक रूप से टेम्परेचर जब गिरेगा, इसमें वर्षा गिरेगी तो अपने आप इसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक, जैसे ही, क्योंकि इन्हें तुरंत एडजस्टमेंट अब करना है। ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है कि फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, इनमें अपक्षय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ये टूटने लगते हैं। अचानक से फैलो फिर टूटे, सिकुड़े, फैले, टूटे, फैले और सिकुड़े, फैले, सिकुड़े। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि इनके संकुचन की प्रक्रिया में इनमें अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, कि इनमें जो टूट फूट होती है वो कैसे होती है, इसमें तापमान के कारण ही टूट फूट होती है। कि पहले गर्म था, अचानक से ठंडा हो गया, तो इनमें जब यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होता ऐसा, ये भी याद रखिएगा कि ये प्रक्रिया जो होती है, यदि एक बार हो, दो बार हो, तो ऐसे आग्नेय चट्टान नहीं टूटती हैं। लेकिन यही प्रक्रिया जब 100 साल, 50 साल, 200 साल तक चलती है, तो ये क्या हो जाता है, इन के बीच के अणु कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होने के कारण ये टूटने लगती हैं चट्टानें। क्या होती हैं, टूटने लगती हैं, मतलब अपक्षय होने लगता है। ठीक, इरोजन की प्रक्रियाएं यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट टू इरोजन। रीजन क्या है कि इरोजन क्यों स्टार्ट हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी के हम। एग्जाम्पल के साथ कोशिश करिए कि जो समझाया जाता है आपको मैप के माध्यम से समझाया जा रहा, फिगर्स बना के समझाया जा रहा है, तो ऐसे ही आप लोग बनाते भी रहें, जिससे आप लोगों को फिर भविष्य में दोबारा ये चीजें समस्या ना बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें पाए जाने वाले पदार्थ, तो मैंने आप लोगों को पहला वर्ड बता दिया था, यहां पर ग्रेनाइट पाया जाएगा। ठीक, बेसाल्ट पाया ही जाएगा। मतलब अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसमें वो पदार्थ पाए जाएंगे जो तत्व हमारे नेचर के, इसमें क्या कहते हैं, आपके कोर तत्व में से निकलेंगे, क्योंकि कुछ कोर के भी होंगे, कुछ मेंटल के भी होंगे और कुछ भूपर्पटी से निर्मित हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ग्रेनाइट होगा, बेसाल्ट होगा, ऑब्सीडियन होगा, डायोराइट होगा और डोलोराइट होगा। ठीक, तो ये इसके तत्व पाए जाते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट तत्व हैं। लेकिन भूगोल अगर इसी की थोड़ी और चर्चा करें डीप में जाके, तो भूवैज्ञानिक महत्व के अनुसार तो भूवैज्ञानिक महत्व क्या है आग्नेय चट्टानों का। ठीक,
पहला एक स्टेटमेंट आता है कि भूपर्पटी पर टू 95% भाग पर आपकी आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टान हैं, ठीक है, या पाई जाती हैं, ठीक है। और ये भूपर्पटी के अगर ऊपरी बात करें तो 16 किलोमीटर की बात करते हैं हम, ठीक, 16 किलोमीटर वाले भाग पर पाए जाते हैं। इनका महत्व तो इसलिए है क्योंकि पहली बात अगर बात करें तो इसमें रासायनिक संगठन पृथ्वी के आंतरिक भाग और मेंटल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जो इसका कोर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो किससे आपको प्राप्त होती है? वोल्केनो के माध्यम से प्राप्त होती है। पहला पॉइंट इसका यही होगा कि यह पृथ्वी के आंतरिक और मेंटल भाग की बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये भूवैज्ञानिक महत्व है कि इसके माध्यम से ही भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, यह पृथ्वी पर विवर्तनीय घटनाओं को यह पृथ्वी के आंतरिक जो विवर्तनीय घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है कि कौन कौन सी विवर्तनीय घटनाएं होती हैं, ठीक। और दूसरा, इसमें बहुमूल्य अयस्क पाए जाते हैं। अभी अयस्क के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा भी की कि कौन कौन से अयस्क इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इतनी चीज क्लियर हो गई कि ये परतदार नहीं होती, इसमें अवशेष नहीं होते हैं, इसमें ये क्या कहते हैं, इसकी जो चट्टानों का निर्माण होता है भूवैज्ञानिक रूप से जो हम ये कहते हैं कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो हम ये कह रहे हैं कि यह जो चट्टान है वो चट्टान कैसे है, ठीक। चट्टान का मतलब क्या हो गया कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देती है, कोर के बारे में, मेंटल के बारे में भी जानकारी होती है, विवर्तनी के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है इन्हीं चट्टानों के माध्यम से, ठीक। तो दूसरा पॉइंट आता है अवसादी चट्टानें। अब ठीक, अवसादी से मतलब अवसादों से निर्मित। अब अवसाद की बात करें तो अवसाद क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आप लोग अवसाद के बारे में ये जानते हैं, धूल कण, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो पेड़ पौधों से टूटे हुए पदार्थ हैं उनसे भी, दूसरा एग्नीशियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टानों के टूटे हुए पदार्थों से, ठीक है। ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट हिमानियों से, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें यहां पर तो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, समुद्र के द्वारा उत्पन्न निक्षेप, दूसरा जीव जंतु के,
मरे हुए जीव जंतु के अवशेषों से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मृदा सॉइल स्टोरेज, मृदा के संग्रहण से। सॉइल स्टोरेज, यहां पर अगर मृदा संगठित हो जाएगी, मृदा, अब सॉइल स्टोरेज आप लिख लीजिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सॉइल स्टोरेज। ठीक, तो इतने पॉइंट को अगर हम समझते हैं, इन सारे पॉइंट से क्या होती है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट जो आएगा कि इसमें जीवाश्म होंगे या नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा। ठीक है, क्यों पाया जाएगा ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जीवाश्म इनमें पाया जाता है। ठीक, तो पहला तो इनमें जीवाश्म पाया जाएगा। दूसरा, ये परतदार होती हैं। क्यों? अब ये परतदार क्यों होंगी? क्योंकि इनका निर्माण, जो अवसादी चट्टानों का निर्माण है, इनका निर्माण कई हजार साल तक, लाखों साल तक इनका निर्माण चलता रहता है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 100 वर्षों तक इनका निर्माण चलता रहता है, एक नॉर्मल बोलने के लिए है, ठीक है। तो कि ये 100 वर्षों तक निर्माण होगा, तो धूल कण आ रहे हैं। अगर आप देखते होंगे कि गांव में वहां पर क्या होता है कि कूड़ा के लिए वहां पर घूरा बोला जाता है, ठीक, घूर लगा रहा है।